हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल पर डेली 9 PM क्लासेज होती हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो हमसे कनेक्ट होकर अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बूस्ट अप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हरित क्रांति किससे संबंधित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये। हरित क्रांति किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है कृषि विकास, बी ऑप्शन है औद्योगिक विकास, सी ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, 5वीं 6ठी वाला ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नक्सलवाड़ी कृषक आंदोलन पेजेंट मूवमेंट कब शुरू हुआ था। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है 1967, बी ऑप्शन 1970, सी ऑप्शन है 1977, डी ऑप्शन है 1956। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जो नक्सलवाड़ी कृषक आंदोलन पेजेंट मूवमेंट है यह कब शुरू हुआ था। तो यह शुरू हुआ था 1967 में। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और नक्सलवादी जो कृषक आंदोलन उसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि नक्सलवादी कृषक आंदोलन कहाँ पे हुआ था, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कब हुआ था, 1967 में। और इस आंदोलन के कर्णधार कौन थे, चारू मजूमदार और कानू सन्याल। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट करके रख लें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो आप जान ही गए हैं। और ये पश्चिम बंगाल में हुआ था नक्सलवाड़ी कृषक आंदोलन 1967 में। और इस आंदोलन को किसके कर्णधार कौन थे, चारू मजूमदार और कानू सन्याल। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये तो सबको पता होगा। निम्नलिखित में से किसने पहली बार जजमानी व्यवस्था की व्याख्या जाति समूहों के मध्य प्रतिमानित अंतःक्रिया के रूप में की थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है विलियम वाइजर, बी ऑप्शन है आस्कर लेविस, सी ऑप्शन है AR देसाई, डी ऑप्शन है योगेंद्र सिंह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो जजमानी व्यवस्था की व्याख्या जाति समूहों के मध्य प्रतिमानित अंतःक्रिया के रूप में किसने की थी, विलियम वाइजर महोदय ने। ठीक है, और इनकी बुक का क्या नाम था, द जजमानी सिस्टम। ठीक है, तो ये बुक पूछी जाती है, द जजमानी सिस्टम, और किसने लिखी है, विलियम वाइजर ने। इन्होंने जजमानी व्यवस्था पर जो है अपना अध्ययन किया है, रिसर्च किया है और उसको एक बुक के फॉर्म में लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तेभागा आंदोलन में तेभागा का क्या अर्थ है। 4 ऑप्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, NTA का फेवरेट क्वेश्चन है ये। तेभागा तेलंगाना ये क्वेश्चन पूछता ही रहता है, और कृषक नक्सलवाड़ी आंदोलन जैसे। तो क्वेश्चन नंबर ए है 2/3, बी ऑप्शन है 1/3, सी ऑप्शन है 3/4, डी ऑप्शन है 3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो जो तेभागा आंदोलन है इसका क्या अर्थ होता है, बी ऑप्शन। ठीक है, एक तिहाई। ठीक है, 1/3। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और तेभागा आंदोलन कहाँ पे शुरू हुआ था इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। इसका स्क्रीनशॉट करके बना लीजिए या फिर कहीं पे नोट्स रख लीजिएगा। तो तेभागा आंदोलन में फसल को 1/3 करने की मांग की गई थी। और यह आंदोलन कब हुआ था, 1946-47 के दशक में। और कहाँ शुरू हुआ था, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5, आर्थिक विकास केवल उसी सीमा तक आगे बढ़ाना चाहिए जिसमें संसाधनों अपक्षय के बदले उनका पुनर्चक्रण किया जाए, जैव विविधता को अक्षुण्ण रखा जाए तथा स्वच्छ हवा, पानी तथा भूमि की सुरक्षा की जाए। इस वक्तव्य का संबंध निम्नलिखित में से किस अवधारणा के साथ है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सारे ही सीरीज जितना चल रही है सारे में ही MCQ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट MCQs हैं। तो
ए ऑप्शन हो गया आर्थिक विकास, बी ऑप्शन हो गया सामाजिक विकास, सी ऑप्शन हो गया धारणीय विकास, डी ऑप्शन है नृ विकास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन धारणीय विकास। ठीक है, और ये सतत विकास के नाम से भी जाना जाता है। और सतत विकास में जो है 2000 से 2015 तक चला था, और अब चल रहा है 2015 से 2030 तक। ठीक है, तो और इसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये कितने कितने गोल्स हैं उसके? 2015 से 30 के बीच में से पूरा करना है 17 गोल्स हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पेपर में और ये सेकंड सोशोलॉजी में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट पेपर में इस तरह पूछे जाते हैं कि पहला गोल कौन सा है, या तीसरा गोल कौन सा है, या चौथा, या कभी कभी जो है मैचिंग करने के लिए भी आ जाता है। तो इसे आप जो है 17 गोल्स को आप लोग अच्छे से याद करके रख लीजिएगा, जो NTA नेट की तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट पेपर के लिए। ठीक है, और सेकंड पेपर के लिए में भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं सोशोलॉजी में। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इनका कहने का मतलब है कि हम लोगों का विकास ऐसा हो कि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए भी कुछ बचे। ऐसा ना हो कि सारा उपभोग हम ही लोग करके चले जाएं धरती छोड़ के, और आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनके लिए कुछ भी ना बचे। इसलिए उन्होंने ये जो धारणीय विकास है, ये कहा गया है कि जो आर्थिक विकास केवल उस सीमा तक आगे बढ़ाना चाहिए जिसमें संसाधनों के अपक्षय के बदले क्या हो, उनका पुनर्चक्रण किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी चीज़ें मिलें। जैव विविधता को क्या रखा जाए? अक्षुण्ण। ठीक है, तथा स्वच्छ हवा, पानी तथा भूमि की सुरक्षा की जाए। तो इस वक्तव्य का संबंध किससे है? धारणीय विकास से। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है, यह बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है, क्योंकि ये जो है हमारी पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी से रिलेटेड है। हम क्या छोड़ के जाएंगे उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, RW कोनेल के अनुसार लिंग क्रम पद किसे संदर्भित करता है? ए ऑप्शन है पुरुष तथा नारीत्व के बीच शक्ति संबंध का पैटर्न, बी ऑप्शन है विशिष्ट प्रतिवेश के अंतर्गत लिंग संबंधों का विन्यास, सी ऑप्शन है समूह में महिलाओं तथा पुरुषों की परिस्थिति तथा समादर के बीच अंतर, डी ऑप्शन है पुरुषों तथा महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से प्रतिरचित अंतःक्रिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, RW कोनेल के अनुसार लिंग क्रम पद किसे संदर्भित करता है? यह जो है पुरुषत्व और नारीत्व के बीच शक्ति संबंध का पैटर्न का, ठीक है, लिंग क्रम पद संदर्भित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपको मीम्स वगैरह में भी दिखता होगा कि जो है ऐसी पीढ़ियों के लिए हम लोग जो है छोड़ के जाएंगे, बचा के जाएंगे। तो इसी से थोड़ा सा कनेक्ट करके भी आप लोग याद कर सकते हैं, सतत विकास या धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मातृवंशीय है? ए ऑप्शन है खासी, सी ऑप्शन है संथाल, बी ऑप्शन है मुंडा, डी ऑप्शन है ओंगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मातृवंशीय है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मातृ सत्तात्मक रिलेटेड। तो जो खासी जनजाति है, यह जो है जनजाति मातृवंशीय कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? भारत में फार्मर्स मूवमेंट्स की निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है कृषि उपज की उचित कीमत, बी ऑप्शन है उर्वरक परिधान आर्थिक सहायता, सी ऑप्शन है भूमि वितरण, डी ऑप्शन है बिजली परिधान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा भारत में फार्मर्स जो मूवमेंट्स है इनमें कौन सी मांग नहीं है? तो यह भूमि वितरण का। ठीक है, यह जो है फार्मर्स मूवमेंट्स की मांग नहीं है, जबकि कृषि उपज की उचित कीमत, उर्वरक परिधान आर्थिक सहायता और बिजली परिधान की मांगे उनकी रहती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं, विनोबा भावे ने कौन सा आंदोलन चलाया था? भूदान आंदोलन। ठीक है, जिसमें जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं वो जो है, जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं उन्हें दान करे और उन्हें एक आर्थिक सहायता के रूप में जो है मांग की गई थी, और जिसमें बहुत सारी ज़मीनें दान की गई थी, और बहुत सारी ज़मीनें जो है सरकार के पास अभी भी
रखी हुई। जैसे बिहार सरकार है, उनके पास जो है वो ज़मीनें सरकार के हाथ में है, ठीक है। अब ये उसको वितरित उस तरह से नहीं किया गया जैसा होना चाहिए, जिस तरह से लहर उस टाइम चली थी, ठीक है। कब? 1951 के दशक में ये सारी चीज़ें हुई। क्वेश्चन नंबर 10 है, तेभागा तथा तेलंगाना आंदोलन किन राज्यों में शुरू किए गए थे? ए ऑप्शन है क्रमशः आंध्र प्रदेश तथा बिहार, बी ऑप्शन है क्रमशः पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है क्रमशः आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन है क्रमशः पश्चिम बंगाल तथा बिहार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो जो तेभागा तथा तेलंगाना आंदोलन है यह कहाँ शुरू किया गया था? तो तेभागा आंदोलन किया गया था पश्चिम बंगाल में, और जो तेलंगाना आंदोलन है यह कहाँ किया गया था? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? भारत में मौर्य जनजाति किस राज्य में अधिकांशता पाई जाती है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है उड़ीसा, डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जो भारत में मौर्य जनजाति है यह अधिकांशता किस राज्य में पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डी थार्नर ने अपने वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया है? 4 ऑप्शन है। तो जो डी थार्नर है ये इन्होंने जो है वर्गीकरण किया, तो इन चारों में से एक ऐसा ऑप्शन है जिसे जो है डी थार्नर ने वर्गीकरण में स्थान नहीं दिया है। तो कौन सा राइट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन है मालिक, बी ऑप्शन है जमींदार, सी ऑप्शन है किसान, डी ऑप्शन है मजदूर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो जो डी थार्नर महोदय हैं इन्होंने जमींदार को जो है सम्मिलित नहीं किया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जबकि मालिक, किसान, मजदूर इन्होंने वर्गीकरण में शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर जमींदार राइट होगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? सभ्यताओं के संघर्ष की प्रस्तावना है कि उत्तर शीत युद्ध विश्व में लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान संघर्ष के प्राथमिक स्रोत होगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? ए ऑप्शन है J.S. मिल्स, बी ऑप्शन है मैक्स वेबर, सी ऑप्शन है सैमुअल पी हंटिंगटन, डी ऑप्शन है इमानुएल दुर्खाइम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो जो सभ्यताओं के संघर्ष की प्रस्तावना है उत्तर शीत युद्ध में लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान संघर्ष क्या होगा? प्राथमिक स्रोत होगी। तो यह कहा है सैमुअल पी हंटिंगटन ने। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ये घरेलू हिंसा से रिलेटेड क्वेश्चन है, और घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित हुआ था? 2005 में, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ए ऑप्शन है घरेलू हिंसा के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन है घरेलू हिंसा का शिकार केवल विवाहित महिलाएं बनती हैं, बी ऑप्शन है बालिकाएं घरेलू हिंसा की अधिक शिकार होती हैं, सी ऑप्शन है घरेलू हिंसा के अंतर्गत घरेलू प्रतिवेश में किसी व्यक्ति का शारीरिक शामिल है, डी ऑप्शन है घरेलू हिंसा प्रगतिशील समाज का संकेतक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो कौन सा वक्तव्य जो है, कौन सा ये ऑप्शन सही है घरेलू हिंसा के संबंध में? तो जो घरेलू हिंसा है ये घरेलू हिंसा के अंतर्गत घरेलू प्रतिवेश में किसी व्यक्ति का शारीरिक शामिल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर करना है, चुनिए, ठीक है। अभिकथन ए है, कथन है कि पिछले कुछ समय में भारत की तलाक दर बढ़ी है, ठीक है। और कारण क्या बता रहा है? कि महिलाएं अधिक स्वनिर्भर बन गई हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कि महिलाएं अधिक स्वनिर्भर हो गई हैं, इसलिए क्या भारत में तलाक की दर बढ़ी है? आपको क्या लगता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? हम ऑप्शन देखते हैं पहले। ए ऑप्शन है
ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है ए सही है परंतु आर गलत है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ऑप्शन है ए तथा आर दोनों गलत हैं। डी ऑप्शन है डी गलत है परंतु आर सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो जो कथन है पिछले कुछ समय में भारत की तलाक की दर बढ़ी है, ये करेक्ट है। ठीक है, महिलाएं अधिक स्वनिर्भर बन गई हैं। कारण क्या बता रहा है कि महिलाएं अधिक स्वनिर्भर बन गई। अगर क्योंकि लगा के भी हम सॉल्व करते हैं तो महिलाएं अधिक स्वनिर्भर बन गई है इसलिए जो है तलाक हो रहा है, क्योंकि नहीं, ये गलत है। ठीक है, महिलाएं के स्वनिर्भर से तलाक का कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, बहुत तलाक की वजह और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, घरेलू हिंसा, मारपीट और मतभेद और आपसी संबंध अच्छे ना होना, ये सब कारण होते हैं। हाँ, लेकिन अगर आर्थिक स्वावलंबन होता है तो उससे लड़कियां या औरतें जो हैं बाहर आ सकती हैं, वो जो है रिश्ता अपना आगे बढ़ा सकती हैं या तोड़ सकती हैं, ये उनके ऊपर निर्भर रहेगा। तो आर्थिक स्वनिर्भर बन गई, ये गलत है। ठीक है, तो बी ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? संघर्ष समूहों के रूप में वर्ग के अपने विश्लेषण में कार्ल मार्क्स ने निम्नलिखित में से किस शर्त की चर्चा नहीं की है? ऑप्शन है ए है सत्य का अध्यारोपण, बी है सबसे आम और सामान्य, ये दो बार हो गया क्या, सामान्य सामाजिक स्थिति का अभाव, सी ऑप्शन है औद्योगिक एवं राजनीतिक संघर्ष का अध्यारोपण, डी ऑप्शन है प्रभावी संघर्ष नियंत्रण का अभाव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो जो ये संघर्ष समूहों के रूप में वर्ग के अपने विश्लेषण में कार्ल मार्क्स ने निम्नलिखित में से किस सत्य की चर्चा नहीं की है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रभावी संघर्ष नियंत्रण का अभाव। ठीक है, इस कंडीशन का संघर्ष समूहों के रूप में अपने वर्ग विश्लेषण में कार्ल मार्क्स ने इस शर्त की चर्चा नहीं की है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? उत्तर औद्योगिक समाज पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? ए ऑप्शन है जे बर्नहम, सी ऑप्शन है डेनियल बेल, बी ऑप्शन है जी के गोल्ड ब्रेथ, ये गोल्ड था, ये ऑप्शन है आर डरहेन डार्फ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो ये उत्तर औद्योगिक समाज पद है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये सी ऑप्शन। ठीक है, डेनियल बेल महोदय ने उत्तर औद्योगिक समाज पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ई गॉफमैन का कार्य नहीं है? 4 ऑप्शन है। ठीक है, ए ऑप्शन है स्वयं और समाज, बी ऑप्शन है दैनिक जीवन में स्वयं का प्रस्तुतिकरण, सी ऑप्शन है आश्रम, डी ऑप्शन है सन व्यवहार विधि। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्वयं और समाज। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पर कार्य इरविंग गॉफमैन ने नहीं किया है। ठीक है, किस पर? स्वयं और समाज पर। जबकि दैनिक जीवन में स्वयं का प्रस्तुतिकरण, आश्रम और सन व्यवहार विधि का गॉफमैन ने प्रयोग किया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सी ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? औद्योगिक नियत कार्यों को सरल संक्रियाओं की श्रेणी में विभक्त कर सुस्पष्ट रूप में समयबद्ध तथा इष्टतम रूप में समन्वित बनाकर उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि की जा सकती है। इस वक्तव्य का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है टेलरवाद, सी ऑप्शन है मार्क्सवाद, बी ऑप्शन है फोर्डवाद, डी ऑप्शन है उत्तर फोर्डवाद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन टेलरवाद। ठीक है, तो थोड़ा सा हम टेलरवाद के बारे में जानते हैं कि जो वैज्ञानिक प्रबंधक तंत्र है इसे ही क्या कहा जाता है? टेलरवाद। ठीक है, और अमेरिकन इंजीनियर व आविष्कारक टेलर ने इस अवधारणा को विकसित किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो है समाजशास्त्री ही केवल जो है कॉन्सेप्ट विकसित किए हैं, जबकि किया है
नहीं, इसके अलावा इसमें इंजीनियर, अर्थशास्त्री, पॉलिटिशियन और भी बहुत सारे आध्यात्मिक लोगों ने जो है सोशलॉजी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसे हम लोग सारे लोग पढ़ते हैं और माथापच्ची करते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, निम्नलिखित में से कौन तथा कथित समाजशास्त्र की फ्रैंकफर्ट विचारधारा से संबद्ध नहीं है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है एच मर्क्यूस, बी ऑप्शन है जे हैबरमास, सी ऑप्शन है एम हुरखाइमर, डी ऑप्शन है जे अलेक्जेंडर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कथित समाजशास्त्र में जो फ्रैंकफर्ट विचारधारा से क्या संबद्ध नहीं है, मतलब जुड़े हुए नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा इन चारों में से, आप लोग बताएं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जे अलेक्जेंडर। ठीक है, जेफरी अलेक्जेंडर। ये महोदय क्या है? 9 प्रकारवादी के समर्थक। ठीक है, और इन्होंने 9 प्रकारवाद को का जन्मदाता कहा जाता है, जबकि एच मर्क्यूस, जे हैबरमास और एम हुरखाइमर ये सब लोग हैं फ्रैंकफर्ट विचारधारा के। तो क्वेश्चन नंबर 20 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग अच्छे से सोशोलॉजी पढ़ेंगे तो आपके मन में जितनी भी संदेह या शंका रहती हैं, ये सारी चीज़ें जो है एकदम से गायब हो जाएगी। आप एकदम जो है अच्छे से सोचने लगेंगे चीज़ें। मतलब एक अच्छे से सोचने का क्या मतलब है कि मतलब एक सरल स्पष्टीकरण आपके सोचने और व्यवहार में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है द कंसिक्वेंसेज ऑफ मॉडर्निटी पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है वाई सिंह मतलब योगेंद्र सिंह, बी ऑप्शन है एंथनी गिडिंस, सी ऑप्शन है एफ फुकुयामा, डी ऑप्शन है डी हार्वे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, एंथनी गिडिंस ने द कंसिक्वेंसेज ऑफ मॉडर्निटी नामक पुस्तक लिखी है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा लक्षण औद्योगिक हड़ताल का नहीं है? 4 ऑप्शन है। ठीक है, ए ऑप्शन है कुछ निश्चित मात्रा में एकजुटता के साथ सामूहिक कृति, ये बी है 13 पता नहीं कहाँ से लिख गया, शिकायत अभिव्यक्ति का एक सामूहिक कृति, सी ऑप्शन है एक श्रमिक द्वारा काम करना बंद कर देना, डी ऑप्शन है औद्योगिक संघर्ष का नियंत्रित स्वरूप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो निम्नलिखित में से लक्षणों में से औद्योगिक हड़ताल का कौन सी विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? एक श्रमिक द्वारा काम करना बंद कर देना, ये औद्योगिक हड़ताल की विशेषता नहीं है। ठीक है, एक श्रमिक के द्वारा काम कर बंद कर देने से क्या होता है? वो हड़ताल थोड़ी ना कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जब सारे लोग एकजुट होकर जो है कार्य करना बंद कर देते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है? हड़ताल। ठीक है, और तो भारत में क्या होता है, जब हड़ताल करना होता है, उनको कोई मांग पूरी करवानी होती है तो वो काम करना बंद कर देते हैं और हड़ताल कर देते हैं। ठीक है, काम नहीं होगा। लेकिन जैसे अदर देश है जापानी वगैरह, जैसे जापान वगैरह में देखा जाए तो वहाँ पर ये होता है कि हड़ताल वो करेंगे तो ऐसे हड़ताल करेंगे कि आधा काम करेंगे और आधा नहीं करेंगे। जैसे उनकी कोई जूते की फैक्ट्री है, वहाँ पर उनको जो है हड़ताल करना है, अपनी मांगें मनवानी है, तो वो एक पैर का जूता बनाएंगे, दूसरे का नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब वो हड़ताल जारी रखेंगे। आप बेचिए, एक जूता लेके तो कौन खरीदेगा? तो उनकी मांग उनका जो है हड़ताल करने का तरीका अलग है। और भारत में क्या है, सारी चीज़ें ठप कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए शायद जापान आगे है, क्योंकि वो आधा काम किए रहते हैं, जैसे उनकी मांगे पूरी होती है वो दूसरा भी बना देते हैं झट्ट से, तो उनका काम सही हो जाता है। ठीक है, इसीलिए आगे। ठीक है, सबका आगे यहाँ पे लोग इसलिए हैं क्योंकि उनका काम करने का तरीका, उनका माइंड सेट और उनका जो है कंटिन्यूटी, ये चीज़ें ही लोगों को जो है एक सामान्य से जो है औसत से एक ऊंचा बनाती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का क्या राइट ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन, एक श्रमिक द्वारा काम करना बंद कर देना, हड़ताल नहीं है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, स्वचालन के सामाजिक पहलू की चर्चा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने नहीं की है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है आर ब्लाउनर, सी ऑप्शन है टी बोटोमोर, ये मोर है। ठीक है, बी ऑप्शन है एस मिलेट, डी ऑप्शन है डी गैली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो स्वचालन के सामाजिक पहलू की चर्चा
निम्नलिखित में से कौन से विद्वान ने नहीं की है टीबी वोटोमोर, ठीक है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ, 1 मिनट, ये इस मिनट तो यहाँ पे यही करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर हम बताएंगे किसी और सीरीज में इस क्वेश्चन को। यहाँ पे करेक्ट होगा टी वोटोमोर, ठीक है, यही राइट है, ऑप्शन है। तो स्वचालन के सामाजिक पहलू की चर्चा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने नहीं की है, टी वोटोमोर महोदय ने। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, भारत में औद्योगिक क्रांति में चूक गया परंतु ज्ञान क्रांति में चूक जाने का भार वहन नहीं कर सकता, यह किसका सुझाव है। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है भारतीय महिला आयोग, बी ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सी ऑप्शन है शिक्षा आयोग 1986, डी ऑप्शन है भारतीय ज्ञान आयोग। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, भारतीय ज्ञान आयोग है। इनका मानना है कि जो भारत जो है औद्योगिक क्रांति से भले ही चूक गया है परंतु अगर ज्ञान क्रांति से चूका तो इसका भार वहन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यह स्टेटमेंट है भारतीय ज्ञान आयोग का, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। ये दोबारा यहाँ पे हो गया है, ठीक है, कोई ना। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, हाल के दशकों में विश्व के सकल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारत में इसका उत्सर्जन है, क्या हुआ है। CO2 का उत्सर्जन बढ़ा है, घटा है या अत्यधिक कम हुआ है, क्या है। ए ऑप्शन है स्थिर रहा है, बी ऑप्शन है महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा है, सी ऑप्शन है अत्यधिक कम हुआ है और डी ऑप्शन है कृषि विकसित क्षेत्रों में कम हुआ है जबकि औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ा है। ये कैसे हो जाएगा। तो जो विश्व के सकल CO2 उत्सर्जन में भारत में इसका उत्सर्जन महत्वपूर्ण रूप से क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है, ठीक है, बढ़ा है। अरे तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन यहाँ हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। यदि विकास सामाजिक लिंग संवेदनशील नहीं हुआ तो खतरे में पड़ जाएगा, इस पर निम्नलिखित एजेंसियों में से किसने बल दिया है। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है UNDP, बी ऑप्शन है विश्व बैंक, सी ऑप्शन है IMF, डी ऑप्शन है WTO। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यदि विकास सामाजिक लिंग संवेदनशील नहीं हुआ तो खतरे में पड़ जाएगा। ये स्टेटमेंट किस एजेंसी द्वारा दिया गया है, UNDP द्वारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र इसकी GDP में सर्वाधिक योगदान करता है। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है कृषि, बी ऑप्शन है सेवा, सी ऑप्शन है उद्योग, डी ऑप्शन है सभी समान योगदान करते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र जो है GDP में सर्वाधिक योगदान देता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो सेवा है सेक्टर, यह जो है GDP में सर्वाधिक योगदान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास गांधीवादी पथ का भाग नहीं है। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है सामाजिक न्यायशीलता, बी ऑप्शन है अहिंसा, सी ऑप्शन है सहकारी संघर्ष, डी ऑप्शन है रचनात्मक कार्य। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास गांधीवादी पथ का भाग नहीं है। तो सहकारी संघर्ष, ये इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 32 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, किस प्रकार के नारी अधिकारवादी इस विचार को स्वीकार करते हैं, राज्य पुरुष की प्रधानता तथा नारी की गौरता के निर्माण के लिए पुरुषों द्वारा निर्मित संरचनाएं तथा संस्थाएं हैं। तो 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है उदारवादी नारी अधिकारवादी, बी ऑप्शन है उग्र नारी अधिकारवादी, सी ऑप्शन है मार्क्सवादी नारी अधिकारवादी, डी ऑप्शन है पर्यावरणीय नारी अधिकारवादी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, उग्र नारी अधिकारवादी, ठीक है। यह विचारधारा यह मानती है कि जो राज्य है यह पुरुष की प्रधानता तथा नारी की गौरता के निर्माण के लिए पुरुषों द्वारा निर्मित क्या है, संरचनाएं तथा संस्थाएं। ऐसा किसका मानना है, उग्र नारीवाद का। तो क्वेश्चन नंबर 30 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, विकास का मानव विकास संदर्भ आर्थिक वृद्धि को निम्नलिखित में से किस रूप में मानता है। 4 ऑप्शन है।
ए ऑप्शन है स्वयं में साध्य, बी ऑप्शन है आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करने का साधन, सी ऑप्शन है जनसंख्या के बड़े भाग के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार को सुनिश्चित करने का साधन, डी ऑप्शन है बहुराष्ट्रीय निगम निकायों में मानव संबंध के प्रबंधन का साधन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो विकास का मानव विकास संदर्भ में जो आर्थिक वृद्धि को निम्नलिखित में से कौन सा रूप मानता है? यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, जनसंख्या के बड़े भाग के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार को सुनिश्चित करने का साधन जो है विकास का मानव विकास संदर्भ मानता है। ठीक है, मानव विकास साधन जो सूचांक है यह किसने विकसित किया है? यह विकसित किया गया है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक महोदय द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है आप लोग बताएं। अल्थ्यूजन, ये अल्थ्यूजन है। ठीक है, किस रचनावादी सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है अर्थव्यवस्था एक प्रभावशाली व्यवस्था है तथा राजनीतिक तथा वैचारिक संरचना पर नियंत्रण करती है। बी ऑप्शन है अर्थव्यवस्था एक प्रभावशाली प्रणाली हो सकती है परंतु राजनीतिक तथा वैचारिक संरचनाओं में कतिपय स्वायत्तता होती है। सी ऑप्शन है आर्थिक निर्धारणवाद को सुनिश्चित करने के लिए इतिहास इन सभी संरचनाओं को अस्त व्यस्त करती है। और डी ऑप्शन क्या है? अर्थव्यवस्था, राजनीतिक तथा वैचारिक संरचनाएं एक दूसरे से स्वायत्त है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो अल्थ्यूजन महोदय नव मार्क्सवादी के प्रवर्तक हैं और इनके सिद्धांत में जो है कौन सा सिद्धांत इनके संबंध रखता है अल्थ्यूजर से? अल्थ्यूजर का जो सिद्धांत इन्होंने दिया है उससे ये सी ऑप्शन। ठीक है, आर्थिक निर्धारणवाद को सुनिश्चित करने के लिए इतिहास इन सभी संरचनाओं को अस्त व्यस्त करता है। ये ऑप्शन जो है संरचनावादी सिद्धांत के संबंध में करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये इसका होगा बी ऑप्शन। ठीक है, ये बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ये अर्थव्यवस्था एक प्रभावशाली प्रणाली है परंतु राजनीतिक तथा वैचारिक संरचनाओं में कतिपय स्वायत्तता होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 32 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हमारा इधर उधर थोड़ा सा ध्यान भटकेगा, हम क्वेश्चंस गलत करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 32 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहना चाहिए। ठीक है, हम लोग यहाँ पे गलतियाँ कर सकते हैं लेकिन एग्ज़ाम में नहीं। ठीक है, यहीं गलतियाँ करेंगे, यहीं सुधारेंगे और वहाँ पे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? लिंग भिन्नता एक विश्लेषणात्मक रूपरेखा है जिसमें ए ऑप्शन है लिंगों के बीच जैविक भिन्नता की व्याख्या की जाती है। बी ऑप्शन है महिलाओं के मध्य राजनीतिक तथा आर्थिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है। सी ऑप्शन है श्वेत और अश्वेत महिलाओं के बीच सामाजिक एवं वैचारिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है। सी ऑप्शन है लिंगों के बीच सामाजिक एवं वैचारिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन। ठीक है, लिंग भिन्नता एक विश्लेषणात्मक रूपरेखा है जिसमें क्या होता है लिंगों के बीच सामाजिक एवं वैचारिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? भारत में स्त्री जाति दर के कम होने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है लिंग भूमिका का रूढ़ हो जाना तथा परंपरागत भूमि पर अपेक्षाएं। बी ऑप्शन है दहेज प्रथा तथा व्यापक असाक्षरता। सी ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में महिला कार्य बल का प्रवर्जन। डी ऑप्शन है लिंग चयनित गर्भपात। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो भारत में स्त्री जाति दर के कम होने का कारण क्या कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में महिला कार्यबल का प्रवर्जन जो है स्त्री जाति दर के कम होने का कारण नहीं है। ठीक है, जबकि लिंग भूमिका का रूढ़ हो जाना तथा परंपरागत भूमि पर
अपेक्षाएं, दहेज प्रथा तथा व्यापक असाक्षरता तथा लिंग चयनित गर्भपात, ये तीनों ही स्त्री जन्म दर का कारण होता है। ठीक है, जबकि ये ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में महिला कार्यबल का प्रवर्जन ये सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? हैबरमास के अनुसार निम्नलिखित में से कौन पूंजीवाद का रूप नहीं है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है सूचनापरक पूंजीवाद, सी ऑप्शन है संगठित पूंजीवाद, बी ऑप्शन है उदारवादी पूंजीवाद, डी ऑप्शन है उत्तर पूंजीवाद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? हैबरमास के अनुसार निम्नलिखित में से कौन पूंजीवाद का रूप नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, सूचनापरक जो पूंजीवाद है यह हैबरमास के अकॉर्डिंग पूंजीवाद का रूप नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? ए सुट्स के अनुसार परिघटना वैज्ञानिक, ए ऑप्शन है बाह्य विश्व के अस्तित्व को नकारते हैं, बी है सामाजिक विश्लेषण के लिए आंतरिक तथा बाह्य विश्व की स्थायी संबद्धता को स्वीकार करते हैं, सी ऑप्शन है वास्तविक सामाजिक छवि निर्माण के लिए बाह्य विश्व द्वारा सामाजिक विश्व को प्रभावित किया जाना चाहिए, डी ऑप्शन है सामाजिक वास्तविकता के निर्माण के लिए बाह्य विश्व के अस्तित्व पर विश्वास को निलंबित करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, सामाजिक वास्तविकता के निर्माण के लिए बाह्य विश्व के अस्तित्व पर विश्वास को निलंबित करता है। ठीक है, ए सुट्स के अनुसार जो परिघटना वैज्ञानिक है यह सामाजिक वास्तविकता के निर्माण के लिए बाह्य विश्व के अस्तित्व पर विश्वास को निलंबित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? दैनिक जीवन में स्वप्रस्तुतिकरण की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने नाट्य कला का उपयोग किया है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है ए ब्लूमर, बी ऑप्शन है इरविंग गॉफमैन, सी ऑप्शन है लकमैन, डी ऑप्शन है ए सुट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो दैनिक जीवन में स्वप्रस्तुतिकरण की व्याख्या करने के लिए जो है नाट्य कला का किसने उपयोग किया है? तो इरविंग गॉफमैन ने। तो क्वेश्चन नंबर 37 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? निर्वचनीय उपागम जो सामाजिक कृत्य को सामाजिक अभिनेताओं या पात्रों के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करता है। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है सामाजिक दर्शन और घटना विज्ञान, बी ऑप्शन है संस्कृति विज्ञान और निर्जातीय प्रणाली विज्ञान, सी ऑप्शन है घटना विज्ञान और निर्जातीय प्रणाली, डी ऑप्शन है नव मार्क्सवाद और घटना विज्ञान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, घटना विज्ञान और निर्जातीय जो प्रणाली विज्ञान है यह निर्वचनीय उपागम जो सामाजिक कृत्य को सामाजिक अभिनेताओं या पात्रों के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन गौड़ परिप्रेक्ष्य का सही पहचान करता है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है इलीट के दृष्टिकोण से समाज अध्ययन का एक उपागम, बी ऑप्शन है विकसित देशों के समाज में परिवर्तनों का वर्णन, सी ऑप्शन है आम आदमी का इतिहास समाज के आधारित स्तर पर जन समुदाय के बीच क्या होता है उस पर ज़्यादा केंद्रित है, डी ऑप्शन है उत्तर आधुनिक समाजों का अध्ययन एक उपागम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन गौड़ परिप्रेक्ष्य की सही पहचान करता है? तो आम आदमी का इतिहास समाज के आधारित स्तर पर जन समुदाय के बीच क्या होता है उस पर ज़्यादा केंद्रित करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट अवधारणा के सेट का एक ए सुट्स के द्वारा अल्फ्रेड सुट्स द्वारा प्रयोग किया गया? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है विशिष्टीकरण, उपाय, वर्ग, क्रांति, बी ऑप्शन है मौलिकता, भंडार ज्ञान, उपाय, क्रांति, सी ऑप्शन है प्रतीतीकरण, विश्व विज्ञान, भंडार ज्ञान, वर्ग, डी ऑप्शन है प्रतीतीकरण, विश्व जीवन, भंडार ज्ञान, उपाय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये देखो ये रुक नहीं रहा, भग रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, प्रतीतीकरण, विश्व जीवन, भंडार ज्ञान
और उपाय, ये जो है अल्फ्रेड शुट्ज के द्वारा प्रयोग किया गया विशिष्ट अवधारणा के सेट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। जे हैबरमास के जीवन विश्व के उपनिवेशन से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है विकासशील राष्ट्रों का विकसित राष्ट्रों द्वारा अधीनीकरण, ये अधीनीकरण है, ठीक है। बी ऑप्शन है समाज और संस्कृति का अर्थव्यवस्था और राज व्यवस्था द्वारा अधीनीकरण। सी ऑप्शन है समाज की संस्कृति का वैश्वीकरण तथा अधीनीकरण। डी ऑप्शन है सांस्कृतिक दृष्टिकोण का वैश्विक पूंजीपति वर्ग द्वारा अधीनीकरण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, समाज और संस्कृति का अर्थव्यवस्था और राज व्यवस्था द्वारा जो अधीनीकरण है, ये जे हैबरमास का जीवन विश्व के निवेशन से अर्थ है या अभिप्राय है। समाज और संस्कृति का अर्थव्यवस्था और राज व्यवस्था द्वारा अधीनीकरण ही हैबरमास का जीवन विश्व का अर्थ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 41 का बी है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्जात प्रणाली विज्ञान के दृष्टिकोण से सही वर्णन करता है? ए ऑप्शन संपूर्ण कारण व्याख्या के लिए यह निर्धारित करना आवश्यक होता है कि सामाजिक क्रिया के उद्देश्यों को किससे बढ़ावा मिला हो। बी ऑप्शन है समाज के सदस्यों को सामाजिक जीवन व्यवस्थित केवल इसलिए लगता है क्योंकि सदस्य सामाजिक जीवन का रचना सक्रिय रूप में लगे हैं। सी ऑप्शन है विभिन्नता समकालीन प्रचलन में है, हम उस युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां कुछ भी घटित होता रहता है। डी ऑप्शन है सामाजिक संस्थानों के प्रभाव को समाज और जीवन के बीच सदस्यता के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यह जो है क्वेश्चन निजात प्रणाली विज्ञान के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि निजात जो प्रणाली विज्ञान है उसका सही अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन, ठीक है। जो निजात प्रणाली विज्ञान है इसका सही दृष्टिकोण यह है, इसका अर्थ कि समाज के सदस्यों को सामाजिक जीवन व्यवस्थित केवल इसलिए लगता है क्योंकि सदस्य जो है सामाजिक जीवन के रचना के सक्रिय रूप में लगे हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो निजात कारण प्रणाली विज्ञान है यह जो है बताता है कि जो समाज के सदस्य हैं उनको सामाजिक जीवन केवल इसलिए व्यवस्थित लगता है क्योंकि वह जो है उसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और उसमें एक्टिव होकर उसमें संलग्न है और कार्य कर रहे हैं, इसलिए जो है इन्हें सामाजिक जीवन व्यवस्थित लगता है। किसके अकॉर्डिंग? निजात प्रणाली विज्ञान के अकॉर्डिंग, ठीक है। इनका अपना अलग ही दृष्टिकोण है समाज को समझने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 42 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? गिडिन्स के अनुसार संरचना क्या है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है अभिनेताओं के व्यवहार के प्रतिमान और मानक। बी ऑप्शन है अन्योन्य क्रिया के परिप्रेक्ष्य में अभिनेता के नियम और संसाधन। सी ऑप्शन है मूल्य और आदर्श जो मनुष्य के आचरण को विनियमित करता है। डी ऑप्शन है सामाजिक अन्योन्य क्रिया के दौरान बनने वाले ग्रुप और समूह। तो गिडिन्स के अनुसार जो है संरचना क्या है? 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो गिडिन्स के अनुसार जो संरचना है यह अन्योन्य क्रिया के परिप्रेक्ष्य में अभिनेता के नियम और संसाधन जो है संरचना है अकॉर्डिंग टू एंथनी गिडिन्स के, ठीक है। संरचना की अलग अलग परिभाषाएं हैं जिसे थिंकर्स दिए हुए हैं। तो इसमें जो है इन्होंने गिडिन्स के अनुसार पूछा है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? ए आर देसाई के अनुसार राष्ट्रवाद विकास के दूसरे चरण को जो वर्ष 1885 से 1985 तक है किसके द्वारा चित्रित किया गया है? तो ए आर देसाई ने राष्ट्रवाद के विकास में 5 चरण बताई हैं, ठीक है। तो इसमें ये दूसरा चरण पूछ रहा है कि 1885 से जो 1905 का टाइम पीरियड था तो वह किसके द्वारा चित्रित किया गया है? इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। ए ऑप्शन है उद्योग विकास, बी ऑप्शन है समाजवाद का प्रमाण, सी ऑप्शन है खेतिहरों की भागीदारी, डी ऑप्शन है स्वशासन। तो ए आर देसाई ने
राष्ट्रवाद के विकास के दूसरे चरण में जो खेतिहरों की भागीदारी है उसको चित्रित किया है 1885 से 1905 के टाइम पीरियड में। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या के आकार में पूर्ण ह्रास हुआ था? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है 1971 से 1981, बी ऑप्शन है 2001 से 2011, सी ऑप्शन है 1931 से 1941, डी ऑप्शन है 1901 से 1911। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि कौन सा ऐसा दशक था इन चारों ऑप्शन में से जिसमें जनसंख्या का आकार क्या हुआ है, पूर्ण रूप से ह्रास हुआ है? तो 1901 से 1911 का जो दशक था इसमें जो है भारत की जनसंख्या का पूर्णतः ह्रास हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1901 से 1911 इसी टाइम जो है अकाल वगैरह पड़ा हुआ था, भुखमरी। तो फिर इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। सभी देश जनसांख्यिकी संक्रमण को निम्नलिखित विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी अवस्था नहीं है? 4 ऑप्शन है, ठीक है। ये जननांकी टॉपिक से ये क्वेश्चन उठा हुआ है। तो ए ऑप्शन है जनसंख्या विस्फोट, बी ऑप्शन है स्थिर स्थिति, सी ऑप्शन है जनसंख्या स्थिरता, डी ऑप्शन है इष्टतम अवस्था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इष्टतम अवस्था, ठीक है। इष्टतम जो अवस्था है यह सभी देशों के जनसांख्यिक संक्रमण के विभिन्न गुजरते निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था नहीं है? तो जो इष्टतम अवस्था है यह जो है जनसांख्यिकी संक्रमण की अवस्था नहीं है। और जो जनसांख्यिकी संक्रमण है इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो इसका कॉन्सेप्ट दिया गया है FW नोवेस्टीन द्वारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और जनसांख्यिकी संक्रमण का कॉन्सेप्ट दिया है FW नोवेस्टीन महोदय ने। तो क्वेश्चन नंबर 46 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 का डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? सदरलैंड ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है ब्लू कॉलर अपराध, सी ऑप्शन है व्हाइट कॉलर अपराध, बी ऑप्शन है डाकुओं द्वारा अपराध, डी ऑप्शन है साइबर अपराध। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो सदरलैंड महोदय ने किस सिद्धांत का पालन किया है, प्रतिपादन किया है? तो सदरलैंड ने वाइट कॉलर जो अपराध है ये कॉन्सेप्ट दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। एनोमी शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया है? 4 ऑप्शन है। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी, आप सारे लोग बता देंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आप सारे लोग बहुत सही सही बताते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जो एकदम करेक्ट आंसर आते हैं। एनोमी शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया है? पहला है एम वेबर, सेकंड है कार्ल मार्क्स, तीसरा है इमानुएल दुर्कheim, चौथा है आर.के. मर्टन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो एनोमी जो शब्द है इसे इमानुएल दुर्कheim और आर.के. मर्टन महोदय ने प्रयोग किया है। यहाँ प्रयोग की बात आ रही है। तो ये कूट में हमें जो है भरना है, तो थर्ड और फोर्थ किस में है? इमानुएल दुर्कheim थर्ड, फोर्थ डी ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन जो दिया गया है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन था ये? 48 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 48 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। ये कथन कारण वाले क्वेश्चन फिर आ गए। कथन है स्नातक धीरे धीरे यह अपेक्षा करेंगे कि उनके संपूर्ण व्यावसायिक जीवन में आवश्यक ज्ञान और कौशलों का अर्जन अधिगम उपयोग के लिए 3 स्तरीय शिक्षा संस्थाएं हों। कारण क्या दिया है? हालांकि उन्नत ज्ञान के उत्पादन और संगठन के लिए ढांचे के रूप में उच्च शिक्षा पहले ही औपचारिक रूप से तैयार कर दी गई है, तथापि ज्ञान की जो अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण के महत्व के कारण उच्च शिक्षा की नई मांग आई है। तो इसे हमें बताना है क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही कारण नहीं है। बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, सही व्याख्या है। सी ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। डी ऑप्शन है आर सही है और ए गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन ये जो स्नातक, ये कथन कह रहा है कि स्नातक धीरे धीरे यह अपेक्षा करेंगे कि उनके संपूर्ण व्यावसायिक जीवन में आवश्यक ज्ञान कौशलों का अर्जन अधिगम और उपयोग के लिए 3 स्तरीय शिक्षा संस्थाएं हों।
ये करेक्ट है, ठीक है। अभिकथन कथन जो है सही कह रहा है। और कारण जो है, हालांकि उन्नत के ज्ञान के उत्पादन और संगठन के लिए एक ढांचे के रूप में उच्च शिक्षा पहले ही औपचारिक तौर पर तैयार कर दी गई थी, तथापि ज्ञान की अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण के महत्व के कारण उच्च शिक्षा की नई मांग आई है। ये भी करेक्ट है। लेकिन ये जो आर है, ये जो है एक ही सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये 49 का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आर जो ए का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा, क्योंकि ये स्नातक के बारे में और उसके स्नातक के जो ज्ञान और कौशलों का अर्जन, अधिगम, उपयोग की ये 3 स्तरीय संस्थाओं के बारे में है। लेकिन ये जो कारण दिया गया है, ये उच्च शिक्षा के बारे में नई मांग की गई है, इसके बारे में कह रहा है, ठीक है। तो ये आर जो है ए का व्याख्या नहीं है, लेकिन करेक्ट दोनों है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 50 क्या है? निम्नलिखित में से किसे उत्तर आधुनिकतावादी विचारक नहीं समझा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है जे अलेक्जेंडर, सी ऑप्शन है एफ जेमसन, बी ऑप्शन है जे डरीडा, डी ऑप्शन है जे एफ लियोटार्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो ये पूछ रहा है कि इसमें जो है उत्तर आधुनिकतावादी विचारक कौन से नहीं हैं। तो ये जो जे अलेक्जेंडर हैं, ये किसके समर्थक हैं, ये किसके प्रवर्तक माने जाते हैं? 9 प्रकारवादी के, ठीक है। तो यहाँ पे यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जबकि एफ जेमसन, जे डरीडा और जे एफ लियोटार्ड, ये तीनों ही उत्तर आधुनिकवादी विचारक हैं। लेकिन जो ए ऑप्शन है जेफरी अलेक्जेंडर, ये महोदय 9 प्रकारवादी के प्रवर्तक माने जाते हैं। नंबर 50 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए, कमेंट्स भी करिए, और हमारे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़े, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने मित्रगण को भी शेयर कर दें अगर कोई तैयारी कर रहा हो तो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें।